स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं 2007 की एक ऐसी हिंदी कॉमेडी फिल्म में जिसने मतलब हंसी के फव्वारे छोड़े थे। धमाल। धमाल, हाँ बिल्कुल यादगार फिल्म। ये कहानी है चार अजब दोस्तों की, एक गड़े हुए खजाने की और उस खजाने तक पहुंचने के रास्ते में होने वाले बेसाब अंतहीन पागलपन की। सही का पागलपन तो था ही। हमारे पास इस फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं, विश्लेषण हैं और कुछ स्रोत भी हैं जो इसकी कहानी और किरदारों की परतों को खोलते हैं। तो चलिए इस हंसी के तूफान का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि क्यों ये फिल्म आज भी इतनी यादगार है। बिल्कुल। और देखिए, जमाल सिर्फ हंसने हंसाने वाली फिल्म नहीं है। ये बड़ी चतुराई से दिखाती है कि लालच इंसान को किस हद तक मतलब भटका सकता है। लेकिन कहानी का जो मर्म है वो दोस्ती और इंसानियत में ही छिपा है। इसकी खास बात है इसका नॉन स्टॉप पेस और वो ह्यूमर का अंदाज, वो इसे दूसरों से अलग करता है। तो कहानी शुरू होती है पुणे में। चार दोस्त हैं और दोस्त भी कैसे, एकदम निकम्मे। हाँ, किसी काम के नहीं। हाँ। पहला है रॉय, रितेश देशमुख का किरदार। चालाक है, खुद को ग्रुप का लीडर समझता है और छोटी मोटी ठगी में माहिर। वो कॉन मैन टाइप। हाँ। फिर है आदि यानी अरशद वारसी, स्मार्ट है पर बड़बोला इतना कि बस उसे लगता है दुनिया में वही सही है। हाँ, और मानव जावेद जाफरी। अरे मानव, आदि का भाई जिसे जावेद जाफरी ने मतलब यादगार बना दिया। मानव थोड़ा भोला है, दिमाग की बत्ती थोड़ी देर से जलती है पर दिल का साफ है। हाँ, वो बातों का मतलब ही गलत निकालता है हमेशा। कॉमेडी तो उसी से होती थी ज्यादा। सही। और चौथा है बोमन, आशीष चौधरी। ये एक अमीर बाप, नरी कॉन्ट्रैक्टर। असरानी जी उनका बिगड़ा हुआ बेटा है। हाँ, वो पारसी कैरेक्टर। काम धाम कुछ नहीं, बस बाप के पैसे पर ऐश। इन चारों की जिंदगी का एक ही मकसद है, बिना मेहनत किए पैसा। बस जुगाड़। हाँ, दिन भर स्कैम सोचते हैं, जुगाड़ लगाते, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़। और वो पेंटिंग वाला स्कैम, वो इसका बढ़िया उदाहरण है। हाँ, बताइए उसके बारे में। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये लोग एक अजीब सी रंगों से पुती हुई पेंटिंग बनाते हैं। अच्छा, खुद ही? हाँ, और इसे लाखों की अनमोल कलाकृति बताकर बेचने निकल पड़ते हैं। रॉय पेंटिंग बनाता है और सब मिलकर उसे शायद 20 लाख का बताकर किसी अमीर दिखने वाले आदमी को चिपकाने की कोशिश करते हैं। ओह। मगर किस्मत देखिए, जिसे वो ग्राहक समझ रहे होते हैं वो असल में एक पुलिस इंस्पेक्टर निकलता है। अरे बाप रे। फिर क्या भगदड़ मचती है। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागते हैं। ये घटना न सिर्फ मजेदार है बल्कि ये शुरू में ही फिल्म का टोन सेट कर देती है। हाँ, कि कितने बड़े वाले हैं। हाँ, इनकी बदकिस्मती और कहानी का ह्यूमर वाला अंदाज, इनके प्लान कितने बचकाने और फेल होते हैं ये पता चलता है। बिल्कुल। और इसी चक्कर में बोमन एक और मुसीबत खड़ी कर देता है अपने पिता के साथ। हाँ, उसका अपने पिता नरी कॉन्ट्रैक्टर से झगड़ा होता रहता है क्योंकि वो निकम्मा है। एक ऐसी ही झगड़े के बाद बोमन गुस्से में दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता की महंगी इंपोर्टेड कार ले जाता है। अच्छा। और उसे तोड़ फोड़ कर कबाड़ा बना देता है। अरे बाप रे, कार तोड़ दी। हाँ, पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर। वो बोमन को घर से निकाल देते हैं। तो अब चारों सड़क पर। हाँ, अब ये चारों दोस्त ना सिर्फ बेरोजगार और कड़के हैं बल्कि बेघर भी, सड़क पर आ गए हैं। इससे उनकी हताशा और पैसों की जरूरत और बढ़ जाती है। सिचुएशन काफी डेस्परेट हो गई। बहुत ज्यादा। तो अब ये चारों भूखे प्यासे सड़क पर भटक रहे हैं। तभी उनकी नजर एक भयानक कार एक्सीडेंट पर पड़ती है। अच्छा। वो मदद के लिए दौड़ते हैं। देखते हैं कि गाड़ी में फंसा घायल आदमी कोई और नहीं बल्कि शहर का जाना माना गैंगस्टर डॉन बोस है। प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा बोस के रोल में। हाँ। बोस की हालत बहुत खराब है, वो मरने की कगार पर है। मरने से ठीक पहले वो इन चारों को पकड़कर एक राज बताता है। हाँ, खजाने का। हाँ, हाफती हुई आवाज में वो कहता है, गोवा, सेंट सेबेस्टियन गार्डन, बड़ा W या शायद बड़ा क्रॉस, उसके नीचे 10 करोड़ कैश। 10 करोड़? हाँ, ये W और क्रॉस वाली बात थोड़ी अस्पष्ट है। कुछ स्रोत कहते हैं W 2 ताड़ के पेड़ों से बनता है, कुछ कहते हैं सफेद क्रॉस का निशान है। ये राज बताकर बोस वहीं दम तोड़ देता है। चारों दोस्त 10 करोड़ रुपए। उनकी आंखों में लालच की ऐसी चमक आती है कि सब भूल गए, भूख प्यास दोस्ती सब। हाँ,
उन्हें लगता है बस यही मौका है जो उनकी जिंदगी बदल देगा। और तभी एंट्री होती है इंस्पेक्टर कबीर नायक की, संजय दत्त। हाँ। संजय दत्त। कबीर एक सख्त पुलिस वाला है, थोड़ा तुनक मिजाज, लेकिन उसके डायलॉग्स में एक अजीब सा ह्यूमर भी है। वो सालों से बोस जैसे अपराधियों के पीछे पड़ा था। अच्छा। जब कबीर को बोस की मौत और इन 4 लड़कों की मौजूदगी का पता चलता है तो उसका शक तेज हो जाता है। उसे फौरन समझ आ जाता है कि बोस ने मरने से पहले जरूर कोई बड़ा राज उगला है। और जब उसे 10 करोड़ के खजाने की भनक लगती है तो उसकी नीयत भी डोल जाती है। मतलब पुलिस वाला भी लालच में आ गया। हाँ, अब कबीर भी इस रेस में शामिल हो जाता है, लेकिन उसका मकसद कानून की मदद करना कम और खुद पैसा हथियाना ज्यादा लगता है। संजय दत्त का वो सीरियस चेहरा और भारी आवाज इस लालची पुलिस वाले के किरदार को और मजेदार बना देता है, खासकर जब वो खुद ही बेवकूफी भरी सिचुएशन में फंसता है। हाँ, यहीं से तो असली धमाल शुरू होती है। बिल्कुल। रेस टू गोवा। चारों दोस्त गोवा जाने का फैसला करते हैं। शुरू में सोचते हैं साथ जाएंगे, पैसा बराबर बांटेंगे, लेकिन लालच हावी हो गया। हाँ, रॉय चालाकी से प्रस्ताव रखता है, रेस, जो पहले गोवा पहुंचा सारा पैसा उसका। अरे, और बाकी तीनों बिना सोचे समझे मान जाते हैं। दोस्ती गई भाड़ में, अब बस पैसा दिख रहा है। क्या बात है। चारों अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। रॉय बस पकड़ने की फिराक में है। आदि और मानव मिलकर एक पुरानी खटारा कार चुरा लेते हैं। कार चुरा ली। हाँ। बोमन फिर से अपने पिता की एक और कार लेकर निकलता है। लेकिन मजे की बात ये कि उसके पिता नरी कॉन्ट्रैक्टर भी अनजाने में उसके साथ इस सफर पर निकल पड़ते हैं। ओहो। बाप बेटा एक साथ। ये तो और मजेदार हो गया होगा। बहुत। इससे रास्ते में और भी गजब की कॉमेडी सिचुएशंस बनती हैं और इन सब के पीछे इंस्पेक्टर कबीर। हाँ, इंस्पेक्टर कबीर अपनी पुलिस जीप में तेजी से इनका पीछा कर रहा है। अब शुरू होती है गोवा तक की एक ऐसी रेस जिसमें नियम, कानून, लॉजिक, फिजिक्स सब ताक पर। हाँ, मतलब कुछ भी हो रहा है। हर मोड़ पर कॉमेडी है, अफरा तफरी है और पागलपन है। बिल्कुल, और ये यात्रा ही फिल्म की जान है। यहीं पर हमें फिल्म का सबसे बेहतरीन ह्यूमर देखने को मिलता है। हाँ, वो सीन्स तो स्रोत कई यादगार सीन्स का जिक्र करते हैं, जैसे आदि और मानव का पेट्रोल पंप वाला सीन। अरे हाँ, वो तो क्लासिक है। ये दोनों एक सुनसान पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। मानव अपनी मासूमियत कहो या बेवकूफी गलती से पेट्रोल नीचे गिरा देता है। फिर अंधेरे में गिरा हुआ पेट्रोल देखने के लिए माचिस जला देता है और फिर बूम, पूरा पेट्रोल पंप गया। हाँ, पूरा पेट्रोल पंप एक जोरदार धमाके के साथ हवा में उड़ जाता है। ये सीन स्लैपस्टिक ह्यूमर का क्लासिक उदाहरण है, पूरी तरह से फिजिकल कॉमेडी। और मानव का वो चेहरा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल। फिर बोमन और उसके पिता का सीन आता है, प्लेन वाला। हाँ, वो भी कमाल है। जल्दी गोवा पहुंचने के लिए वो एक छोटा प्राइवेट प्लेन किराए पर लेते हैं, लेकिन उनका पायलट आधा अंधा निकलता है। सच में? आधा अंधा पायलट? हाँ, और उसे प्लेन उड़ाना भी ठीक से याद नहीं। प्लेन हवा में डगमगाने लगता है, पायलट बेहोश हो जाता है। अब बोमन और उसके पिता प्लेन उड़ाने की कोशिश करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं और आखिरकार किसी खेत में कीचड़ के बीच क्रैश लैंड करते हैं। ये तो सिचुएशनल ह्यूमर हो गया फिर। बिल्कुल, बेहतरीन उदाहरण है। स्थिति ही इतनी हास्यास्पद और अविश्वसनीय है कि हंसी अपने आप आती है। फिल्म लगातार अविश्वसनीयता की हदें पार करती है और यही उसका चार्म है। सही कहा। और असरानी जी और आशीष चौधरी की जोड़ी ने उस सीन में कमाल का काम किया है। उधर रॉय की किस्मत भी। हाँ, रॉय बेचारा, वो भी उसका साथ नहीं दे रही। वो लिफ्ट लेने की कोशिश करता है, कभी उसका बटुआ चोरी हो जाता है, कभी वो किसी खतरनाक ट्रक ड्राइवर के साथ फंस जाता है। पुल टूटने वाला सीन भी था शायद। हाँ, पुल टूटने की वजह से अटक जाता है। वो लगातार कोसता रहता है अपनी फूटी किस्मत को। ये एक तरह का रनिंग गैग बन जाता है। हाँ, वो मजेदार था। और मजे की बात यह है कि इंस्पेक्टर कबीर, जो खुद को बहुत चालाक समझ रहा है, हाँ, उसका क्या हुआ? वो भी इन सबसे ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं है। कभी उसकी जीप एक बड़े से गड्ढे में गिरकर फंस जाती है, अच्छा, तो कभी उसे जंगल में डाकुओं का सामना करना पड़ता है। ये दिखाता है कि इस रेस में कोई भी हीरो नहीं है, सबके सब किसी न किसी तरह से मुसीबत में फंस रहे हैं। हाँ, कबीर का जो रौबदार किरदार है वो भी मजाक का पात्र बन जाता है। बिल्कुल, और वही दर्शकों को और हंसाता है, सी बचती है। सही। किरदारों को गंभीर दिखाने के बजाय उनकी कमजोरियों और बेवकूफियों पर फोकस किया जाता है। कबीर का किरदार भी इसी फॉर्मूले का हिस्सा है। उसकी सख्ती और उसकी बेबसी का कॉन्ट्रास्ट ही ह्यूमर पैदा करता है। तो आखिरकार इतनी भाग दौड़, धमाकों, क्रैश लैंडिंग, झगड़ों और पागलपन से गुजरते हुए ये सब गोवा पहुंच ही जाते हैं। सेंट सेबेस्टियन गार्डन। हाँ, पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें बॉस का बताया हुआ निशान मिल जाता है। शायद वो 2 बड़े ताड़ के पेड़ जो डब्लू बनाते हैं,
या फिर एक बड़ा सा सफेद क्रॉस। निशान मिल गया। निशान मिलते ही चारों दोस्त फावड़े लेकर पागलों की तरह जमीन खोदना शुरू कर देते हैं। उनमें अब भी होड़ लगी है, लालच अभी भी है। हाँ। और फिर शायद किस्मत से ही मानव उसने ढूंढा। हाँ। मानव गलत जगह खोदते खोदते सही जगह पहुंच जाता है और उसे एक बड़ा सा मेटल का बक्सा मिलता है। वो उसे खोलते हैं और पैसा। हाँ, आंखें चौंधिया जाती हैं। बक्सा नोटों के बंडलों से खचाखच भरा है, पूरे 10 करोड़ रुपए कैश। वाह। वो खुशी से पागल हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, हम करोड़पति बन गए। उन्हें लगता है बस काम हो गया। लेकिन कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती होगी। नहीं, जैसे ही वो पैसे लेकर भागने लगते हैं, इंस्पेक्टर कबीर आ गया। हाँ, अपनी सर्विस रिवॉल्वर ताने वहां पहुंच जाता है। वो उन्हें रुकने और पैसा हवाले करने का हुक्म देता है। चारों डर जाते हैं पर पैसा छोड़ने को तैयार नहीं है। अब क्लाइमैक्स यहाँ क्या होता है? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है शायद। हाँ, हमारे स्रोतों में थोड़ा विरोधाभास है। 2 अलग-अलग अंत बताए गए हैं और दोनों ही काफी दिलचस्प है। अच्छा, पहला क्या है? पहले संस्करण के अनुसार, जिसे कुछ स्रोत प्रमुख मानते हैं, उसमें एक हेलीकॉप्टर वाला ट्विस्ट आता है। कबीर चालाकी से या जबरदस्ती करके पैसों का बॉक्स छीन लेता है। उसने भागने के लिए पहले से ही एक हेलीकॉप्टर मंगवा रखा होता है। ओके। जैसे ही वो बॉक्स लेकर हेलीकॉप्टर में चढ़ता है और उड़ने लगता है, पायलट उसे धोखा दे देता है। क्या पायलट ने धोखा दिया? हाँ, पायलट कबीर को नीचे धक्का देकर या छोड़कर सारा पैसा लेकर अकेले ही उड़ जाता है। कबीर नीचे खड़ा हक्का बक्का देखता रह जाता है। अरे, मतलब कबीर के साथ ही गेम हो गया। हाँ, और चारों दोस्त जो अब फिर कंगाल हो गए, कबीर की हालत देखकर जोर जोर से हंसते हैं। इसमें एक आयरनी है, लालच करने वाला खुद ही ठगा गया। बिल्कुल। बाद में शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है या उन्हें पैसों का कोई छोटा हिस्सा मिलता है, जिससे वो सड़क पर एक अनाथालय के लिए चंदा मार रहे बच्चों को दान कर देते हैं। और दूसरा अंत? दूसरा संस्करण जो कुछ अन्य स्रोतों में मिलता है, उसमें नोटों के हवा में उड़ने वाला सीन है। अच्छा, पैसे हवा में उड़ गए। हाँ, इसके मुताबिक चारों दोस्त किसी तरह कबीर से बचकर पैसों का बॉक्स लेकर अपनी खटारा कार में भागते हैं। भागते हुए कार के अंदर ही पैसों के बंटवारे को लेकर उनमें झगड़ा या हाथापाई होती है और बक्सा खुल जाता है। ओहो। सारे नोट हवा में उड़ने लगते हैं। वो खिड़की से बाहर उड़ते नोटों को पकड़ने की कोशिश में गाड़ी का कंट्रोल खो देते हैं और सीधे पास ही चल रहे एक अनाथालय के चैरिटी फंक्शन में जा घुसते हैं। अरे? और वहां मौजूद लोग हवा से बरसते नोटों को देखकर समझते हैं कि इन चारों ने जानबूझकर ये सारा पैसा दान कर दिया है। लोग तालियां बजाते हैं, उन्हें हीरो मानने लगते हैं और वो बेचारे हैरान परेशान खड़े रह जाते हैं। ये भी बड़ा मजेदार अंत है, पर ये वाकई दिलचस्प है कि क्लाइमैक्स पर स्रोतों में इतना फर्क क्यों है। हाँ, पता नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि फिल्म की एडिटिंग या रिलीज के अलग-अलग वर्जन रहे हों, या शायद समय के साथ कहानी बताने के तरीके में ये बदलाव आ गया हो। ये संभव है। कभी कभी फिल्मों के अलग अलग कट्स होते हैं या फिर दर्शकों की प्रतिक्रिया के आधार पर भी अंत में बदलाव किए जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही अंत एक ही नैतिक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हाँ, कि पैसा हाथ नहीं लगता। बिल्कुल, चाहे पैसा पायलट ले गया हो या हवा में उड़कर अनाथालय पहुंच गया हो, नतीजा एक ही है, पैसा उनके हाथ नहीं लगता। और यहीं फिल्म का असली संदेश छिपा है। क्या संदेश है वो? कि चारों दोस्तों और इंस्पेक्टर कबीर को आखिरकार ये एहसास होता है कि इस 10 करोड़ के लालच ने उन्हें सिवाय पागलपन, लड़ाई झगड़ों और मुसीबतों के कुछ नहीं दिया। उन्हें समझ आता है कि जीवन का असली खजाना पैसा नहीं, बल्कि उनके बीच की दोस्ती है जो लगभग टूट ही गई थी। इंसानियत और दूसरों की मदद करने की भावना है जो उन्हें अनजाने में ही सही अंत में मिलती है। हाँ, वो सब अपनी बेवकूफी पर एक साथ हंसते हैं। बिल्कुल। और फिल्म ये स्थापित करती है कि दोस्ती का रिश्ता पैसे के लालच से कहीं ज्यादा मजबूत और कीमती है। अंत में एक तरह की सीख है, पैसे का चक्कर मौत का नक्कर, पर दोस्ती सबसे बढ़कर। सही कहा। अच्छा, फिल्म की शैली और प्रेरणा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये एक शुद्ध एडवेंचर कॉमेडी है, जिसे चेज कॉमेडी भी कह सकते हैं। इसमें सिचुएशनल ह्यूमर और स्लैपस्टिक ह्यूमर का जबरदस्त इस्तेमाल है। हाँ, वो तो दिखता है। स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि ये फिल्म हॉलीवुड की 1963 की क्लासिक कॉमेडी इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड से प्रेरित है। अच्छा, उससे प्रेरित है। हाँ, कहानी काफी मिलती जुलती है। लोगों का एक समूह एक छिपे खजाने के पीछे भागता है, लेकिन धमाल ने उस कंसेप्ट को भारतीय दर्शकों के लिए बखूबी ढाला। यहाँ सोशल सटायर से ज्यादा जोर किरदारों की आपसी केमिस्ट्री, उनके बचकानेपन और जबरदस्त फिजिकल कॉमेडी पर दिया गया है।
फिल्म अपने तेज तरार डायलॉग्स, बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, खासकर जावेद जाफरी के मानव वाले किरदार के लिए, वो तो आइकॉनिक है। और सभी मुख्य कलाकारों रितेश, अरशद, आशीष, संजय दत्त, असरानी के शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि ये बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा और बार बार देखी जाने वाली कॉमेडी फिल्मों में से एक बन गई। हाँ, इसकी फ्रेंचाइजी भी आगे बढ़ी। बिल्कुल, जो इसकी लोकप्रियता का सबूत है। तो ये थी धमाल की कहानी, हंसी, भगदड़, मूर्खता, लालच और अंत में दोस्ती की एक नॉन स्टॉप रोलर कोस्टर राइड। 4 निकम्मे दोस्तों का सफर, गोवा तक पहुंचने की वो पागलपन भरी रेस, इंस्पेक्टर कबीर का अपना एजेंडा और अंत में जिंदगी का एक जरूरी सबक। ये सब मिलकर इसे एक ऐसी क्लासिक कॉमेडी बनाते हैं जो आज भी उतनी ही ताज़ी और मजेदार लगती है। किरदारों का पागलपन सच में स्क्रीन पर धमाल मचा देता है। बिल्कुल, ये फिल्म हल्के फुल्के अंदाज में ये भी दिखाती है कि कैसे जिंदगी के सबसे अप्रत्याशित और मुश्किल सफर अक्सर हमें सबसे बड़े सबक सिखा जाते हैं। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या जीवन की सबसे यादगार और सीखने लायक यात्राएं वही होती हैं जिनमें सब कुछ हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता, बल्कि जिनमें हर कदम पर अनिश्चितता और केओस होता है। शायद इसी केओस में जिंदगी का असली मजा छिपा हो। वाकई एक दिलचस्प सवाल है ये सोचने के लिए। उम्मीद है धमाल के इस हंसी भरे सफर और उसके पीछे छिपे संदेशों की इस गहरी पड़ताल में सबको मजा आया होगा। उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की तह तक जाने के लिए।